ओके, तो हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे? वो स्टेटमेंट हमारा इनकम्प्लीट रह गया था। तो मैं ये चीज बोल रही थी कि एक्चुअल के अंदर फिश जो होती है वो कहाँ पे रहती है? पानी के अंदर। फिर एम्फीबियंस कहाँ पे आए? पानी से थोड़ा जमीन पे आ गए, बहुत होंगे। एंड फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स क्या होंगे? ये टेक्निकली हो जाएंगे टेरेस्ट्रियल। सो कहने का मतलब ये हुआ कि लाइफ जो है वो पानी से कहाँ पे शिफ्ट हुई है? लैंड की तरफ शिफ्ट हुई है ना? तो यानी देखो, अब मैंने अभी क्या बोला है आपको कि ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के लिए क्या चाहिए होगा? फ्लूइड चाहिए होगा। कौन सा? एमनियोटिक कैविटी। तो एमनियोटिक कैविटी सिर्फ आपको कौन से एनिमल के अंदर मिलेगा? जो एनिमल कैसे मिलेंगे आपको? टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो कौन कौन हो जाएगा? रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट होना किसका फीचर हो गया? ये टेरेस्ट्रियल फीचर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज अ टेरेस्ट्रियल करेक्टर। तो अगर मान लीजिए कि एमनियोटिक कैविटी अगर नहीं बनती तो फिर यहाँ पे हम बोलेंगे कि टेरेस्ट्रियल लाइफ इवॉल्व ही नहीं हो सकती थी। तो टेरेस्ट्रियल लाइफ बनाने के लिए, उसके एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैविटी का रोल प्ले करती है एमनियोटिक कैविटी। तो क्या हो जाएगा? दिस इज एक्वेटिक करेक्टर। और फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन हो जाएगा वर्टिब्रेट्स के अंदर? रेप्टाइल्स। तो इसका मतलब ये एमनियोटिक कैविटी या फिर एमनियोन फर्स्ट टाइम कहां पे डेवलप हुआ था? रेप्टाइल्स के अंदर डेवलप हुआ था। तो कहां लिखूं? इधर लिख दूं? तो इसको मैं अलग से लिख देती हूँ। तो एमनियोन कहां प्रेजेंट होता है? रेप्टाइल्स के अंदर। फिर ये प्रेजेंट होता है बर्ड्स के अंदर एंड ये प्रेजेंट होगा कहां पे? मैमल्स के अंदर, ठीक है। बट ये फर्स्ट टाइम कहां पे इवॉल्व हुआ था? फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुआ था रेप्टाइल्स के अंदर। कितना आपको क्लियर हो गया होगा? चलिए, तो ये हम लोगों ने खत्म कर दिया टॉपिक। कौन सा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के बारे में। अच्छा, इसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं प्लेसेंटा के बारे में। तो अब इसमें टॉपिक आपका क्या बचा है? एक आपका बचा है प्लेसेंटा के फंक्शंस के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के टाइप्स के बारे में। और हाँ, प्लेसेंटा की टाइप्स भी पढ़ाऊंगी, बहुत सिंपल है, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो हमने 3 जर्म्स लेयर बनाए थे ना, तो कौन सी जर्म लेयर से कौन सा ऑर्गन बनेगा, ठीक है। तो वो सारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बट टेंशन मत लीजिए, वो सारे ऑर्गन आपको याद हो जाएंगे, क्या। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्या? प्लेसेंटा के बारे में। चलिए जी, तो ये टॉपिक अब इसके बाद एक बचेगा आपका। तो हार्डली अब इसके ऊपर 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर कंप्लीट। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा वाला? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो वो चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको भी कम टाइम ही लगेगा पढ़ाने में, ठीक है। और इस तरीके से हमारी फर्स्ट जो यूनिट होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। बट उसके बाद में जो चैप्टर पढ़ाऊंगी वो पता है कौन सा होगा? माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। अब तुम तो सोचोगे कि मैडम एनसीईआरटी में आप सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे, मतलब जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया, ये चैप्टर मेरे बहुत दिल के करीब वाले चैप्टर है। और प्रैक्टिकली होता क्या है, इसके अंदर मुझे बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने होंगे। तो वो ऐसे मैं आपको कैमरे पे नहीं पढ़ा पाऊंगी, वो तो जब ऑफलाइन शुरू होगा ना, तो मैं आपको जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगी। तो अभी हम एक काम करते हैं, जितना थ्योरी वाला पार्ट होता है वो खत्म कर देते हैं। और माइक्रोब वाले चैप्टर के अंदर हार्डली मुझे 5 या 6 लेक्चर मान लो, हाँ 6 लेक्चर से आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो काउंट करने के लिए एक और चैप्टर हो जाएगा ना हमारे पास, कि हाँ चलो 16 में से हमने ये 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, नहीं 5, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लेसेंटा के बारे में। तो प्लेसेंटा क्या होता है? अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है। और ये क्या होता है? एक टेम्पररी, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? एक टेम्पररी, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकती हूँ, ठीक है। बिकॉज बच्चे की बर्थ के साथ में क्या होगा? प्लेसेंटा टूट जाएगा। तो ये क्या होता है? टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। चलिए जी, तो ये क्या होता है? दिस इज कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, मदर एंड फीटस। और मैंने आपको बोला भी था कि मदर और फीटस, सॉरी मदर और फीटस नहीं, एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंस होता है? तो 4th वीक तक हम लोग क्या बोलते हैं उसको?
नहीं, 8th वीक तक हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, और 8th वीक के बाद भी हम लोग क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। ठीक है, चलो, और ये पता है प्लेसेंटा कब बनता है, तो ये स्टैब्लिश होगा कहां पे, स्टैब्लिश इन 6th वीक ऑफ एम्ब्रियो। ध्यान रखना, ये क्या होगा, 6th वीक के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है स्टैब्लिश हो जाएगा कौन सा, प्लेसेंटा। अच्छा चलो, इसके फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जरा देखते हैं प्लेसेंटा के काम क्या है। तो इसके बहुत सारे काम होंगे। पहला, आपको पता है कि मदर के अंदर जो उसके ब्लड में जो न्यूट्रिशन होता है वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है, सॉरी सारा तो नहीं जाएगा, बट उसका कुछ अमाउंट किसको जा रहा है, एम्ब्रियो को जा रहा है। सो बेसिकली क्या करेगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन। मैं आपको उसको ऐसे समझाती हूँ। इमेजिन करो कि ये मदर का ब्लड हो जाएगा इस तरफ, और ये क्या होगा, बच्चे का ब्लड हो गया। ठीक है, तो मदर के ब्लड में क्या ज्यादा होता है, ग्लूकोज ज्यादा होता है ना, तो वो कहाँ पे चला गया, बच्चे के ब्लड में चला गया। अच्छा, ब्लड बच्चे के अंदर क्या होगा, फिर रेस्पिरेशन होगा, तो रेस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, एंड फिर हम बोलेंगे कि और वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होगा। तो इसके ब्लड में क्या ज्यादा हो गया, CO2 ज्यादा हो गया और वेस्ट भी ज्यादा हो गया, तो वो कहाँ चला जाएगा, मदर के ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, फिर मदर के लंग्स के थ्रू CO2 बाहर निकल जाएगी, और मदर के किडनी के थ्रू उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि प्लेसेंटा जो होता है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड का भी रोल प्ले करता है, एंड प्लस साथ में ये एक बैरियर का काम भी करता है, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि प्लेसेंटा जो होता है वो क्या होगा, हाईली 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 सिलेक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी जो पैथोजन हो गया, वायरस हो गया, कोई ड्रग हो गया, केमिकल्स हो गए, तो वो इजीली जो है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते। सो बेसिकली ये एक बैरियर प्रोटेक्शन का रोल भी प्ले कर रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, देखो होता क्या है कि बच्चे हमेशा ये इमेजिन करते हैं कि जब प्लेसेंटा एस्टैब्लिश होता है तो उस कंडीशन में बच्चे का और मदर का ब्लड मिक्स होगा या नहीं होगा, मतलब ये चीजों का जो ट्रांसफर हो रहा है ना, ये एक्सचेंज हो रहा है, तो ये एक्सचेंज कैसे पॉसिबल होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी जब प्लेसेंटा एस्टैब्लिश होता है या प्रेगनेंसी जब होती है तो मदर और बच्चे का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता है, दोनों का ब्लड 100% एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेपरेट रहेगा, एंड सारी चीजें जो होती है वो एक्सचेंज जो भी होगा वो कैसे होगा, थ्रू डिफ्यूजन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला इसका फंक्शन हो जाएगा न्यूट्रिशन, फिर दूसरा क्या हो जाएगा इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर हो जाएगा रेस्पिरेशन, एंड रेस्पिरेशन को मैं सिंपल सा क्या बोल सकती हूँ, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। चलो, फिर थर्ड इसका फंक्शन हो जाएगा क्या, एक्सक्रीशन। चलिए जी, फिर फोर्थ ये क्या करेगा, एक्ट एज अ बैरियर, एक्ट एज अ बैरियर, तो मतलब ये इनके बीच में क्या करेगा, एक बैरियर का रोल प्ले करेगा, है ना। तो इसका काम क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन, इसका काम हो जाएगा प्रोटेक्शन। मैं एक बार दिल्ली से अपने घर जा रही थी, तो ट्रेन के अंदर कुछ टीचर बैठे थे जो आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि वो शायद कोई टेट का एग्जाम देके आए थे, और उस टेट के एग्जाम के अंदर उनका एक क्वेश्चन आया था, क्या, टेरेटोजन, एक क्वेश्चन आया था उनका, टेरेटोजन। हाँ, तो ये मैंने वहां से मतलब सीखा तो मैंने पहले ही था, बट ये मेरे दिमाग में हाईलाइट तब हुआ था कि टेरेटोजन क्या होता है। तो टेरेटोजन क्या होते हैं, मतलब ये बेसिकली कोई भी वायरस हो सकता है, ये कोई ड्रग हो सकता है जो बेसिकली एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, और वो हिंड्रेंस कोई एक ऑर्गन के अंदर नहीं होगा, बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर मल्टीपल ना हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो उसकी वजह से एक ऑर्गन अफेक्टेड नहीं होगा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम बहुत सारे ऑर्गन ना अफेक्टेड होंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये एम्ब्रियो जो पैदा होगा, है ना, इस फीटस का जो बर्थ होगा, ये बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, इसके अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज होगी, और इस एबनॉर्मल हम लोग मॉन्स्टर बोलते हैं ना, तो ये मॉन्स्टर काइंड ऑफ क्या होगा, एक एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो टेरेटोजन क्या होते हैं, ये कोई ड्रग हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, जो बच्चे के अंदर क्या करेगा, मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ आ गया आपको, टेरेटोजन, आई थिंक इसमें डबल आर होता है, एक बार चेक कर लेना डबल आर होगा या नहीं होगा ना, तो ये हो जाएगा टेरेटोजन। तो टेरेटोजन हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक कोई वायरस हो सकते हैं, और कोई केमिकल हो सकता है,
ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे कोई ड्रग हो सकती है, और ये क्या कर सकती है, बेसिकली एबनॉर्मलिटीज कॉज करती है कहां पे, मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज, मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, इन एम्ब्रियो। तो उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि एम्ब्रियो जो पैदा होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, वो मॉन्स्टर काइंड ऑफ होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, थैलिडोमाइड। एक्चुअली क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है ना, तो उस टाइम शुरू में 2-3 3rd मंथ के अंदर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है ना, तो वॉमिटिंग और फिर है ना अजीब सा मूड होने लग जाता है ना, तो उसके लिए डॉक्टर पहले एक दवाई देते थे जिसका नाम था थैलिडोमाइड। बट बाद में उन्होंने चेक किया कि ये थैलिडोमाइड खाने की वजह से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत सारा डिफेक्ट मतलब क्रिएट होना शुरू हो गया था, और उसके बाद में थैलिडोमाइड है ना वो क्या हो गई, बैन हो गई। तो थैलिडोमाइड एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, टेराटोजन का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसके अंदर थैलिडोमाइड, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एम्स के अंदर आया हुआ है, थैलिडोमाइड, क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, टेराटोजन। चलिए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये, चलो मानते हैं कि प्लेसेंटा एक बैरियर का रोल प्ले करता है, बट 100% ये बैरियर का रोल प्ले नहीं कर सकता है। इतना समझ आ गया ना। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे ये वर्क करेगा, एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम लोगों ने शुरू में ही क्या लिखा था कि ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। अब एंडोक्राइन का क्या मीनिंग होता है, अच्छा एक चीज मैं और लिख देती हूँ यहाँ पे कि ये जो भी चीजें होती है ना, न्यूट्रिशन हो गया और फिर रेस्पिरेशन हो गया, ये सारा कैसे होगा, ये सारा प्रोसेस होता है यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। चलो इसको आप पॉइंट लिख लेना, ठीक है। चलो, अब एंडोक्राइन का क्या फंक्शन होता है कि ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करेगा प्लेसेंटा, एंड ये सारे हार्मोन कहाँ पे जाएंगे, डायरेक्टली ब्लड में डंप किए जाएंगे, यहाँ पे कोई डक्ट इन्वॉल्व नहीं होगी, सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन। अच्छा, अब यहाँ पे लॉट ऑफ या नंबर ऑफ हार्मोन जो है वो सिक्रेट करता है कौन, प्लेसेंटा। लेट्स सी कौन कौन से हार्मोन। देखो, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए चाहिए होते हैं प्रोजेस्टेरॉन, तो यहाँ पे पी से प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रेट कर रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ 6th वीक के बाद में ये कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शन को ओवरटेक कर लेगा कौन, प्लेसेंटा। यानी इसके बाद अगर मैं 6th वीक के बाद अगर मान लो कि फीमेल के दोनों ओवरीज को रिमूव कर दी जाए, एंड दोनों ओवरीज को रिमूव करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो भी रिमूव हो जाएगा, है ना। तो अगर मान लो कि 6th वीक के बाद अगर कॉर्पस ल्यूटियम को रिमूव कर दिया जाए तो प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये कौन सिक्रेट करेगा, ये अब फंक्शन ओवरटेक कर चुका है कौन, प्लेसेंटा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा, तो ये मैं पॉइंट लिख देती हूँ, टेक ओवर द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। और यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन लिख देती हूँ कि आफ्टर 6th वीक, ठीक है, ओवरी को अगर हम क्या कर दें, बोथ द ओवरी अगर यहाँ पे रिमूव कर दी जाए, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो इफेक्ट। क्यों, क्योंकि अब जो कॉर्पस ल्यूटियम काम कर रही थी अब वो काम करेगा कौन, प्लेसेंटा। चलिए, इसके बाद ये हो गया, है ना। और इसके अलावा ये और सिक्रेट करेगा एस्ट्रोजन। क्या सिक्रेट करेगा, क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन सिक्रेट करेगा। और एक आपको मैं और पढ़ा चुकी हूँ, HCG, ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो इसके लिए ध्यान रखना, H स्मॉल होना चाहिए, C कैपिटल, G कैपिटल। फुल फॉर्म क्या है इसका, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। सो बेसिकली प्लेसेंटा बनाता है कौन है,
कोरियन बनाता है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोला जाएगा, कोरियोनिक। चलिए अब इसका काम क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कब तक, 6 वीक तक, ठीक है। 6 वीक के बाद में कोई परेशानी नहीं है। तो मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये एक और चीज रिलीज करता है, दिस इज रिलैक्सिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपके जो भी एग्जाम हुआ था उसमें मैंने सबका क्वेश्चन गलत करवाया था, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है और थोड़ा बहुत अमाउंट में एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है, प्लस रिलैक्सिंग भी सिक्रेट करता है। और अगर मैं कॉर्पस ल्यूटियम की बात करूं या मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं, तो अगर मान लो कि ये डे कौन सा है, 14th डे है, जब क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो इस टाइम क्या होगा, यहाँ पे सिक्रेट होगा रिलैक्सिंग, और फिर रिलैक्सिंग का अमाउंट क्या होता जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सो ये रिलैक्सिंग जो होता है ना, वो बेसिकली करता है क्या है, जो ये आपका पेल्विक गर्डल होता है ना, हाँ, तो इस पेल्विक गर्डल को क्या करेगा, वो रिलैक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी इसको पता है कि ओव्यूलेशन हो चुका है, तो अब होगी प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी होगी तो उसमें क्या चाहिए होगा, स्पेस चाहिए होगा। तो स्पेस के लिए क्या होना चाहिए, पेल्विक गर्डल के अंदर रिलैक्सेशन होना चाहिए। तो ये होता है रिलैक्सिंग। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, तो उस टाइम क्या होता है, कुछ फीमेल को पेन होता है ना, सीवियर पेन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, क्योंकि एक्चुअल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर रिलैक्सिंग बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होता है। तो रिलैक्सिंग क्या करता है, रिलैक्स करने का काम करता है ना। खैर, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, या मैं बाद में डिस्कस करती हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये और क्या प्रोड्यूस करेगा, रिलैक्सिंग भी प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि आप लोग क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे प्लेसेंटा डेवलप होगा, एम्ब्रियो का भी तो डेवलपमेंट हो रहा है, तो एम्ब्रियो का साइज इंक्रीज हो रहा है, और एम्ब्रियो का साइज इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन के अंदर पेल्विक जो गर्डल होता है, यहाँ पे स्पेस बनाना होगा। तो स्पेस बनाने के लिए क्या होता है, रिलैक्सिंग। सो बेसिकली मैं इसको आपको पढ़ाऊंगी जब मैं पार्चुरेशन पढ़ाऊंगी, है ना, जब डिलीवरी होगी बच्चे की, तब मैं बताऊंगी इसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है। चलिए जी, आगे इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर HPL। HPL होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। फुल फॉर्म क्या है इसका, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो नाम से पता चल रहा है कि प्लेसेंटल लैक्टोजन, तो ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं रोल क्या है, मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड है। कॉमन सेंस की बात देखिए, 9 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद बच्चा जब पैदा होगा तो उसको क्या चाहिए होगा, मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग बोलेंगे कि ये मेमोरी ग्लैंड को यहाँ पे क्या करेगा, प्रिपेयर करवाएगा। तो प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है ना, तो वो कौन करेगा, HPL। तो प्रिपरेशन है ना, प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन। तो लैक्टेशन के लिए क्या करेगा, इसको प्रिपेयर करेगा। उसके बाद हम लोग करते हैं एक और HCS, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन। तो इसका नाम क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोमेटो। सोमेटो का मतलब क्या होता है, सोमेटिक सेल्स। सो बेसिकली ये एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका क्या मीनिंग होता है, अभी हमने पढ़ा है कि ये मदर के ब्लड से क्या निकालेगा, न्यूट्रिशन निकालेगा। क्या निकालेगा, न्यूट्रिशन। तो अब मुझे चीज बताओ, अब देखो मदर का ग्लूकोज काफी कुछ कहाँ जा रहा है, एम्ब्रियो के अंदर जा रहा है ना। तो यानी इसका मतलब क्या होता है कि मदर के ब्लड में एक नॉर्मल वुमन के कंपेयर में क्या होना चाहिए, एक प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल काफी हाई होता है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो कहाँ पे सप्लाई किया जाएगा, एम्ब्रियो को सप्लाई किया जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल इन मदर, so that glucose available to fetus also,
फीटस ऑल्सो, तो फीटस को भी क्या मिल जाए, ग्लूकोज मिल जाए, सिंपल सी बात है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे HC टी लिखेंगे, HCT का मतलब होता है ह्यूमन कोरियनो थायरोट्रोपिन। अब ये थायरोट्रोपिन हार्मोन का काम क्या होता है, तो थायरोट्रोपिन का काम क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। किसकी थायराइड ग्लैंड, मदर की थायराइड ग्लैंड। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मदर के ब्लड में क्या होगा, थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो थायरोक्सिन हार्मोन होगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अगर मान लीजिए कि किसी फीमेल को अगर थायराइड की अगर डेफिशिएंसी है और अगर उसके ब्लड में अगर थायराइड हार्मोन अगर कम है तो उस कंडीशन में बच्चे का नर्वस सिस्टम बिल्कुल डेवलप नहीं होगा। पॉइंट समझ आ रहा है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्वस टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ ही एक आप जानते हो विटामिन ए, ठीक है, तो विटामिन ए हो गया और दूसरा कौन सा हो जाएगा, थायराइड हार्मोन। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, न्यूरल डेवलपमेंट के लिए एम्ब्रियो के अंदर। तो अगर मान लो कि बच्चे के अंदर थायराइड की अगर डेफिशिएंसी हो गई या फिर अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई तो उसका नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होगा, तो वो बच्चा मेंटली रिटार्ड हो सकता है। और इवन आपने पढ़ा होगा आई के अंदर क्या होता है, रेटिना होता है। तो अगर विटामिन ए अगर ना अवेलेबल नहीं हुआ तो रेटिना भी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वो भी नर्वस सिस्टम का ही बना होता है ना, न्यूरॉन होते हैं रेटिना के अंदर। तो वो बच्चा या तो आइदर ब्लाइंड भी हो सकता है या फिर उसकी आई साइट बहुत वीक होगी। पॉइंट समझ आया। तो हम बोलेंगे कि ये क्या करेगा, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तो ये स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड, वो भी किसकी, मदर की, थायराइड ग्लैंड ऑफ मदर, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे थायराइड हार्मोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। और अगर इन केस इस मदर को अगर हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं, ठीक है, तो अगर मदर को क्या है, हाइपोथायराइडिज्म, मदर के अंदर अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि बच्चे मेंटली रिटार्ड हो जाएगा, उसका प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं होगा। और इस डिजीज को अगर आपने क्लास 11th में कभी नाम दिया होगा क्रिटिनिज्म, याद है। तो क्रिटिनिज्म क्या होता है, मेंटली रिटार्ड, ठीक है, एम्ब्रियो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इतना क्लियर हो गया। चलो, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक इसके अंदर और बचा होगा, एक इसके अंदर और बच गया। आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स और एक अंदर वाला पार्ट क्या होता है, मेडुला, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ, कहाँ लिखूं, यहाँ तो यहाँ पे आपको मैं पढ़ाऊंगी ह्यूमन कोरियनो, क्या नाम होता है, सोमेट, मैं सीधे लिख देती हूँ इसको। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है उसके कॉर्टेक्स वाले पार्ट को ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ये उसको स्टिमुलेट करने वाला है, ठीक है। तो इसका हार्मोन का नाम हो जाएगा HCC हो जाएगा। और HCC का मतलब क्या होता है, HCC का मतलब हो जाएगा ह्यूमन कोरियनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लेना, ह्यूमन कोरियनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, क्योंकि ये कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। इतना समझ आ गया। चलिए, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया था क्या, प्लेसेंटा के टोटल ओवरऑल फंक्शंस के बारे में, ठीक है। अब देखो, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में एक बनता है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जरा हम लोग 5 मिनट अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रिमूव कर दूं मैं। देखो, इसको याद करना बहुत आसान है। प्रोजेस्टेरोन आप लोग जानते हो, एस्ट्रोजन आप जानते हो, और रिलैक्सिन तो आप जानती हो, और HCG भी आप लोगों ने पढ़ाई है, ठीक है। बस आपको 4 एक्स्ट्रा याद रखना है, मेमरी ग्लैंड को, और ये सोमेटोट्रोपिन को,
थायरोट्रोपिन को और कॉर्टिकोट्रोपिन। तो इसको अगर चाहो तो आप लोग अलग से ऐसे याद रख लेना। कौन कौन सा पढ़ाया मैंने? मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो रही है, सोमेटोट्रोपिन हो गया, थायरोट्रोपिन हो गया और कॉर्टिकोट्रोपिन हो गया, PSTC। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना अलग से। ठीक है, तो 4 आपको याद है, 4 एडिशनली और याद कर लेना और सबके नाम के आगे लगा देना ह्यूमन कोरियोला। कितना क्लियर हो गया? अच्छा, एक लास्ट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। उसके बाद आपका प्लेसेंटा के फंक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फिर प्लेसेंटा के टाइप्स के बारे में। चलिए जी, तो आ जाइए इधर। अब हम बढ़ते हैं क्या यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड की बात में। तो अब मान लो कि ये क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। पता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो एक छोटा सा पाइप होता है जो उसकी यहाँ पे अटैच्ड होता है, तो वो पाइपलाइन की भी बात करती है। ये तो क्या हो जाएगा, दिस इज प्लेसेंटा, जो आपको एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो दिस इज एम्ब्रियो। ठीक है, नाउ देखो इस अम्बिलिकल कॉर्ड को ध्यान से देखना आप लोग, तो इसके अंदर क्या क्या होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए बड़ा बना रही हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखना इसके अंदर मैं क्या बना रही हूँ। एक मैंने इसमें ब्लू लाइन बनाई है, दिस इज अम्बिलिकल वेन। क्या हो जाएगा, अम्बिलिकल वेन हो जाएगा। और 2 इसके अंदर मैं बना रही हूँ अम्बिलिकल, रेड कलर की कौन होती है, आर्टरीज। तो ये हो जाएगा क्या, अम्बिलिकल आर्टरीज। तो ये रेड कलर हो जाएगा यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरीज। ठीक है, और जो ब्लू कलर है ये क्या हो जाएगा, दिस इज अम्बिलिकल वेन। और थोड़ा यहाँ पे तो कहानी उल्टी होती है। क्या आप लोग क्या जानते हो कि वेन्स के अंदर ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? हाँ, तो वेन्स के अंदर हमने अब तक पढ़ा था कि वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन। तो हम लोग बोलेंगे कि इस अम्बिलिकल वेन्स के अंदर एक्सेप्शनली यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर, एक्सेप्शनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और वहीं पे जो अम्बिलिकल आर्टरीज होगी इसके अंदर प्रेजेंट होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, एक्सेप्शन के बारे में। इतना क्लियर हो गया? चलिए जी, अच्छा तो ध्यान रखना अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर टोटल कितनी पाइपलाइन है, 3 पाइपलाइन, जिसके अंदर 2 आर्टरीज है और एक क्या हो जाएगा, वेन्स हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ये जो अम्बिलिकल आर्टरी है और अम्बिलिकल जो वेन्स है, इसके अंदर ब्लड किसका होगा, मदर का ब्लड होगा या फीटस का ब्लड होगा या दोनों का ब्लड होगा? सोचो। इन अम्बिलिकल आर्टरी एंड वेन्स, blood is of mother और चाइल्ड। तो इसमें बच्चे का ब्लड होगा या मदर का ब्लड होगा? तो आंसर क्या होगा, देखो प्लेसेंटा तो यहाँ रह गया ना, तो यहाँ तो मदर का ब्लड इधर रह गया, इसमें 100% ब्लड किसका होगा, बच्चे का होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसमें 100% फीटल ब्लड, 100% फीटल ब्लड होगा। ठीक है, और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है, स्टेम सेल्स भी प्रेजेंट होती है। तो कुछ लोग जो है ना इसमें स्टेम सेल प्रिजर्वेशन की जब बात करते हैं तो वहां से अम्बिलिकल कॉर्ड से भी क्या करते हैं, वो लोग सेल्स निकालते हैं और फिर उसको स्टेम सेल्स को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ना। अब वो क्यों करते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी। इतना समझा गया? चलिए जी, तो आज की ये कहानी थी, सिंपल थी, कुछ प्रॉब्लम है तो ये एक्सेप्शन याद कर लेना। टोटल 3 पाइपलाइन थी, ठीक है, और यहाँ पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड होगा इसके अंदर ब्लड किसका होगा, मदर का होगा
या बच्चे को होगा तो ये याद कर लेना, और ये तो हार्मोन याद करना बहुत आसान है। देखो प्रोजेस्टेरॉन आप लोग जानते हो, एस्ट्रोजन आप लोग जानते हो, ठीक है, और एचसीजी आपने पढ़ा है, रिलैक्सिन भी आपने पढ़ा है। बाकी 4 नाम आपको याद रखना है। मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करवाएगा प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन क्या करेगा, मदर के ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, सो दैट वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होगा वो अवेलेबल हो जाएगा एम्ब्रियो को भी। और थायरोट्रोपिन क्या करेगा, मदर की थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और यहाँ पे मदर की एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कौन, एचसीसी, ह्यूमन कॉरिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। क्लियर हो गया? तो ये हो गया प्लेसेंटा का फंक्शन खत्म। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, प्लेसेंटा के टाइप्स। चलो आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।